नमस्कार प्रिय छात्रों, आपके एमए फाइनल इकोनॉमिक्स विषय के इस ऑप्शनल पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास की इस वीडियो कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज से हमने जो टॉपिक शुरू किया है वह है वाणिज्यवाद। तो पिछले जो सीरीज़ थी, पिछला जो वीडियो था, उसमें इसका पहला भाग हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा कि वाणिज्यवाद क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इसके उदय के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और पढ़ा भी होगा स्क्रीन पर और आपको समझ में आया होगा। और मैंने इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की थी और कुछ वेबसाइट्स भी रिकमेंड की थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। आज हम इस टॉपिक का आगे का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो वाणिज्यवादी विचारधारा है, यह कोई किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दी गई विचारधारा नहीं है, वरन 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में यह विचारधारा प्रचलित रही और बहुत सारे विचारकों का और चिंतकों का इसमें योगदान है। तो इन सभी समान विचार रखने वाले चिंतकों ने इस युग के मध्य में जो बातें मूल्य निर्धारण के बारे में, लागत के बारे में, कर के बारे में, ब्याज के बारे में, व्यापार के बारे में, व्यापार संतुलन के बारे में या और अन्य सभी आर्थिक चरों के निर्धारण के बारे में कही, वो हम इस चैप्टर में अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। छात्रों, वाणिज्यवादी जो विचारक थे, उनकी सबसे अधिक जो रुचि थी वो सोने और चांदी के संचय या भंडारण में थी। इनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति या उन्नति का जो प्रतीक है या परिचय है, वो उसके पास सोने और चांदी के कितने भंडार हैं इससे हमको पता चलता है। तो ये इनका मानना था कि जिस राष्ट्र के पास स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य धातुओं की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह राष्ट्र उतना ही धनी और बलशाली माना जाएगा। तो वाणिज्यवादी जो विचारक थे या चिंतक थे, उनका ये नारा था कि अधिक स्वर्ण प्राप्त करो और अधिक बलशाली बनो। वाणिज्यवादी यह भी मानते थे कि जो विश्व है उसमें धन और संपत्ति की जो मात्रा है वो स्थिर या सीमित है। तो ऐसे में किसी राष्ट्र को इस सीमित जो संपदा है या धन है उसका अधिकाधिक हिस्सा अपने आधिपत्य में ले लेना चाहिए। वो ये मानते थे कि बहुमूल्य धातुएं, स्वर्ण और चांदी किसी राष्ट्र की संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि किसी राष्ट्र के पास में बहुमूल्य धातुओं का भंडार नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा उस राष्ट्र को यह भंडार हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए यूरोप के जो देश थे, उन्होंने कुल जो वैश्विक संपदा थी उसका अधिकाधिक हिस्सा अनेक तरीकों से अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश की। जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत अधिक, या अपन यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्व था। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही वाणिज्यवाद का आधार है। चूँकि अभी हमने पढ़ा कि अधिकाधिक धन और संपत्ति हासिल करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था, तो यह अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करने के लिए
जो तरीका था वो यह था कि देश के निर्यात हैं वो अधिकतम हो तथा आयात न्यूनतम हो। वाणिज्यवादियों ने अपने निर्यात बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण पर भी जोर दिया, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो और उस अधिक के उत्पादन का निर्यात हो सके। लेकिन इन्होंने सभी प्रकार के जो उत्पादन थे या उद्योग थे उनको प्रमोट नहीं किया, बल्कि इनकी ये नीति थी कि कुछ विशिष्ट उद्योगों को संरक्षण दिया जाए जो कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं तथा राष्ट्र के लिए धन संपदा अर्जित करते हैं। दोस्तों, वाणिज्यवादी ये चाहते थे कि किसी भी देश का जो व्यापार संतुलन है वह सदैव अनुकूल रहना चाहिए। हम जानते हैं व्यापार संतुलन का अर्थ है आयात और निर्यात के मूल्य का अंतर। यदि निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन अनुकूल माना जाता है। तो एक राष्ट्र यदि अपना व्यापार संतुलन अनुकूल रखेगा, इसके लिए वह आयातों को न्यूनतम करेगा और निर्यातों को अधिकतम करेगा। इससे क्या होगा कि जब हमारा निर्यातों का मूल्य आयात से अधिक है तो उसके बदले में भुगतान में हमको विदेशों से बहुमूल्य धातुएं, सोना और चांदी प्राप्त होगा। और हम चूंकि अपना आयात कम से कम रखेंगे तो हमको विदेशों को बहुत कम धन बाहर भेजना पड़ेगा। छात्रों, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अधिक से अधिक धन संपत्ति हासिल करना इस युग का राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य था और ये हमेशा अपना व्यापार संतुलन अनुकूल रखना चाहते थे। तो यह अपने उद्योगों और व्यवसायों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध और नियंत्रण भी लगाते थे। जो राष्ट्र था उसकी नीति होती थी कि जो तैयार माल करने वाले उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि उनके द्वारा उत्पादित तैयार माल का विदेशों में निर्यात हो सके। जो अन्य प्रकार के व्यवसाय थे उनको यह जो नीति थी, इस समय की राजकीय नीति, वो हतोत्साहित करती थी। एक और जो चीज़ जिस पर कि वाणिज्यवादियों ने बल दिया वह था कि ये अपनी जो कीमतें थी उसमें स्थिरता बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो निर्यात में कमी आएगी और दूसरे देश में यदि कीमतें कम है तो आयात वहाँ से बढ़ेगा। तो ये हमेशा अपनी पूर्ति पर नियंत्रण करके पूर्ति को संतुलित रख के कीमतों में स्थिरता बनाए रखना चाहते थे। राज्य द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन इस युग में दिए जाते थे, जबकि जो आयात थे उन पर तरह तरह के करों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता था, जिससे कि आयात अधिक मात्रा में ना हो। आयात करने की जो नागरिक थे या कंपनियां थी उनको खुली छूट नहीं थी। कुछ विशेष कंपनियों को ही आयात करने की सुविधाएं या छूट प्रदान की जाती थी। यह जो युग था छात्रों, यह उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का युग था। हम पिछले जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में अनेक प्रकार की व्यापारिक खोज हुई, उससे परिवहन के साधनों के नए नए तरीके खोजे गए और जहाजरानी उद्योग का भी बहुत विकास हुआ। तो स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप के कुछ अन्य देशों के जो साहसी नाविक थे उन्होंने नए नए देशों की या नई भूमि की खोज की और जो यूरोपीय देश थे इन्होंने वहाँ जाकर बस्तियाँ बसाई और उनको अपना उपनिवेश बना लिया। तो जो वाणिज्यवाद था उसने उपनिवेशवाद का
और साम्राज्यवाद और विस्तारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उपनिवेशों की या कॉलोनीज की इस युग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि धन और संपत्ति ही राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक थे। तो जो उपनिवेश थे वो किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, क्योंकि उपनिवेशों में यूरोपीय जो देश थे इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो जो बड़े बड़े उद्योगों में उत्पादन होता था उसकी खपत के लिए बाजार यहाँ पर नहीं था। तो उपनिवेश जो थे उसमें यह अपने द्वारा निर्मित तैयार माल का निर्यात करते थे। तो उपनिवेश इनको एक तो निर्यातों के लिए बाजार प्रदान करते थे। दूसरा, यूरोप के देश छोटे थे और उनमें कई प्रकार का कच्चा माल उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं था। तो जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे वहाँ से ये अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भी बहुतायत लेकर आते थे और प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से तैयार वस्तुओं की खपत के लिए बाजारों को प्राप्त करना और कच्चे माल के लिए पूर्तिकर्ता का काम करना उपनिवेशों का प्रमुख कार्य था। तो बड़ी बड़ी व्यापारिक मंडियां प्राप्त करने के लिए इन राज्यों ने विदेशों में अपने उपनिवेश बसाए। तो छात्रों, हमको मालूम है कि स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, ये छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं और इन्होंने एशिया के, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। तो इन उपनिवेशों में इन देशों की बनी हुई जो वस्तुएं थी उनको सरलता से ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता था और वहाँ से सस्ता जो कच्चा माल है वह अपने देश में ये आयात करते थे। एक और चीज़ जो विशेष इसमें ध्यान देने की है कि जो उपनिवेश थे वह निर्माण उद्योगों में जो निर्मित सामान था उसका निर्यात नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने शनय शनय करके अपनी जो कॉलोनीज थी उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया और अगर कुछ इंडस्ट्रीज बची भी थी तो वह अपने द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं थी उनका स्वयं निर्यात नहीं कर सकती थी। जो कॉलोनीज थी या उपनिवेश थे वे केवल कच्चे माल का ही अपने मदर कंट्री को निर्यात कर सकते थे। जो वाणिज्यवादी विचारक थे उन्होंने जनसंख्या को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। हम जानते हैं कि ये जो समय था वो विस्तारवाद का और साम्राज्यवाद का युग था। तो नए नए स्थानों को ढूंढने के लिए, वहाँ पे बस्तियाँ बसाने के लिए जो यूरोपीय देश थे उनको अनेकों युद्ध करने पड़े। तो ये जो युद्ध थे वो जो नई बस्तियां या कॉलोनीज थी वहाँ के जो नेटिव्स थे या जो वहाँ के मूल लोग थे उनके साथ में भी इनको युद्ध करना पड़ता था। और इन कॉलोनीज में कब्जा जमाने के लिए जो यूरोपीय देश थे उनमें आपस में भी प्रतियोगिता थी। तो आपस में भी कॉलोनीज के ऊपर वर्चस्व के लिए इन कंट्रीज में युद्ध होते रहते थे। तो देश को सामरिक रूप से मजबूत करने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता थी जिससे कि मजबूत सैनिक प्राप्त किए जा सकें। इसके साथ साथ ही उत्पादन के लिए भी सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो सस्ते श्रमिकों के लिए भी जनसंख्या को इस युग में प्रोत्साहित किया गया। इनका विश्वास था कि बहुतायत मात्रा में सस्ते श्रम की पूर्ति से उत्पादन की लागत कम होगी। जब उत्पादन की लागत कम होगी तो वस्तुओं की कीमत भी कम होगी और कीमत कम होगी अन्य राष्ट्रों से तो हमारी वस्तुएं यदि सस्ती होंगी तो हमारा जो निर्यात है वो बढ़ेगा। तो वाणिज्यवादियों का ये मानना था कि लोग ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने कंट्री में विदेशों से आव्रजन को भी यानी इमिग्रेशन को भी प्रोत्साहित किया। इनकी ये सोच थी कि यदि प्रवासी दूसरे देशों से आकर हमारे देश में बसेंगे तो वो अपने साथ साथ धन भी लाएंगे
और इससे जो देश है वो समृद्ध होगा। छात्रों, प्राकृतिक संसाधन के ऊपर भी वाणिज्यवादी विचारकों ने ध्यान दिया या इसको इम्पोर्टेंस दी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो परंपरावादी विचारक थे वो श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन मानते थे, लेकिन वाणिज्यवादियों का ऐसा विचार नहीं था। इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को भी उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन माना। ये अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कीमतों को कम करने के लिए चाहते थे कि प्राकृतिक जो साधन है उनका अधिकतम उपयोग किया जाए, जिससे कि उत्पादन अधिकतम हो, निर्यात बढ़े तथा आयातों में कमी आए। इसके अलावा महंगाई को रोकने के लिए खाद्य समस्या का समाधान करना भी आवश्यक था। तो खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए कृषि को भी वाणिज्यवादी विचारकों ने बहुत महत्व दिया। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कच्चे माल की पूर्ति के लिए उपनिवेशों को भी विकसित किया गया। जो उपनिवेश थे वह स्वयं अन्य देशों को निर्यात नहीं कर सकते थे। इनको अपना सारा जो कच्चा माल था या तैयार माल था, वो जो मदर कंट्री या पेरेंट कंट्री है उसको ही निर्यात करना होता था, स्वयं वो निर्यात नहीं कर सकते थे। छात्रों, अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्याज के बारे में वाणिज्यवादी विचारकों के क्या मत थे या क्या विचार थे। ब्याज के संबंध में सारे जो वाणिज्यवादी थे उनके विचार एक समान नहीं थे। प्रसिद्ध वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री जो ग्रेट ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे थॉमस मुन, उन्होंने ब्याज का समर्थन किया। उनका मानना था कि पूंजी को उधार देना चाहिए और उसके बदले में ब्याज वसूल करना चाहिए। वे कहते थे कि यदि उधार देने की प्रथा होगी या बैंकिंग का विकास होगा तो उससे ऐसे युवा लोग या जो गरीब व्यापारी हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उसको सहायता मिल सकती है। इससे विधवाओं की भी बचत का सदुपयोग हो सकता है। ये जो युग था इसमें बहुत सारे जो लोग थे राष्ट्रों के, वो युद्धों में संलग्न रहते थे, तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी युद्ध के अंदर। तो उनकी जो विधवाएं थी उनके पास जो बचत है वो ही उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन हुआ करता था। तो थॉमस मुन का कहना था कि विधवाएं अपनी जो बचत है वो देंगी तो उनको आय भी प्राप्त हो जाएगी और ये जो बचत है इसका उद्योग और व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्याज की दर क्या होगी इसके बारे में वाणिज्यवादियों के बहुत स्पष्ट विचार उपलब्ध नहीं हैं। थॉमस मुन मानते थे और उनके अनुयायी मानते थे कि जो ब्याज की दर है वह राष्ट्र की औद्योगिक दशा के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। कराधान कैसा होना चाहिए, कितना कर लगना चाहिए, इसके बारे में वाणिज्यवादी जो विचारक थे उनके विचार काफ़ी वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने मल्टीपल टैक्स सिस्टम यानी कि बहुकर प्रणाली का समर्थन किया। ये मानते थे कि सभी नागरिकों पर और अनेक उद्योगों पर तरह तरह के कर लगाए जाने चाहिए। इनका जो कर का सिद्धांत था वह था कि प्रत्येक नागरिक को राज्य से प्राप्त जो सुविधाएं हैं उनके अनुपात में कर चुकाना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदान सुविधाओं का अधिक उपयोग करते हैं उनको अधिक कर देना चाहिए और जिनको कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं राज्य से उनको कम मात्रा में कर प्रदान करना चाहिए। मूल्य निर्धारण कैसे किया जाएगा या कैसे होता है, इसके बारे में वाणिज्यवादियों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही जो अप्रोच थी वो इस विचारधारा में प्रचलित थी। वाणिज्यवाद के जो पूर्ववर्ती विचारक थे वो ये मानते थे कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो वस्तु की जो अंतर्निहित यानी वस्तु में समाहित जो गुणवत्ता है उस पर निर्भर करेगा।
इसका अर्थ यह है छात्रों कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वही मूल्य का निर्धारण करती है। जिस वस्तु की उपयोगिता या यूटिलिटी अधिक होगी उसका मूल्य अधिक होगा, और जिस वस्तु की यूटिलिटी कम होगी उसका मूल्य भी कम होगा। ये जो विचारधारा थी इसमें ये मान्यता थी कि वैल्यू में और प्राइस में अंतर है, यानी कि मूल्य जो है वो कीमत से अंतर है। वाणिज्यवादी विचारधारा का जो ढलान था या अंतिम पड़ाव था वो आते आते एक और कारक दुर्लभता को भी मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। दुर्लभता यानी कि स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का जो प्रिंसिपल है वो यह बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि वस्तु की जो उपयोगिता है वह अन्य वस्तु से कम है, लेकिन वह एक दुर्लभ वस्तु है, इस कारण उसका मूल्य और उसकी कीमत अधिक होगी। यह उदाहरण हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तब हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए नमक है तो नमक की उपयोगिता बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि इसकी सप्लाई बहुत अधिक है, इसकी पूर्ति अधिक है, ये एक अबंडेंट रिसोर्स है, बहुतायत वाला बाहुल्य वाला वो वस्तु है, तो इसकी कीमत कम है। जबकि जो हीरा है उसका मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि वो एक स्केर्स रिसोर्स है। दुनिया में हीरा जो होता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, वह एक दुर्लभ वस्तु मानी जाती है, तो दुर्लभता के कारण उसका मूल्य अधिक है। कीमत निर्धारण जो है वह वस्तु की लागत से होता है, यानी कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के सपोर्टर्स हैं वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री, कीमत के निर्धारण में इन्होंने वस्तु की लागत को महत्व दिया, मांग को इसमें शामिल नहीं किया। जबकि बाद में हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है सप्लाई के साथ साथ, यानी कि कॉस्ट के साथ साथ वस्तु की जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसमें डिमांड का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? तो जो वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने भूमि यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी तथा श्रम यानी मानव संसाधन, तीनों ही प्रकार के साधनों के महत्व को समझा। प्रसिद्ध वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री सर विलियम पैटी का प्रसिद्ध कथन है कि श्रम ही समृद्धि का पिता है तथा भूमि माता है। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि ना तो श्रम के बिना हो सकती, ना ही भूमि की यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना हो सकती। वाणिज्यवादी जो थे उन्होंने कृषि को बहुत महत्व दिया, और जो बेकार पड़ी हुई भूमि है उसको भी कृषि योग्य बनाने पर इन्होंने जोर दिया, जिससे कि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े, देश आत्मनिर्भर हो जाए तथा आयातों में कमी हो सके। स्टूडेंट्स, जो मर्केंटलिस्ट विचारधारा थी यानी कि जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी, इस युग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो व्यापार और वाणिज्य को ही माना जाता था। लेकिन इस युग में व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों पर और जो अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उस पर ये लोग नियंत्रण को या नियमन को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। यानी कि वाणिज्यवादियों की जो नीति थी वो हस्तक्षेप की नीति थी। इन विचारकों का ये विश्वास था कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए व्यापारिक नियंत्रण आवश्यक हैं। ये लोग अपने जो व्यापार संतुलन है उसको अनुकूल रखना चाहते थे, इसलिए खाद्य सामग्री के आयात को भी नियंत्रित रखना चाहते थे, और इसके लिए तरह तरह के कानून विभिन्न राज्यों के द्वारा बनाए गए। लेकिन औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर ये नियम लागू नहीं होते थे, क्योंकि उपनिवेशों से या अन्य देशों से
सस्ता कच्चा माल आयात करके हम उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। कच्चा माल किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी था। इन्होंने निर्यात उद्योगों को बढ़ाने के लिए उद्योगों को जो कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते थे तथा जहाजरानी उद्योगों का विशेष संरक्षण किया, क्योंकि इनके द्वारा देश का निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ने से व्यापार संतुलन अनुकूल होगा और व्यापार संतुलन अनुकूल होने से उसके एवज में जो डिफरेंस है उसके भुगतान के अंदर सोना और चांदी राष्ट्र को प्राप्त होगा और राष्ट्र की उन्नति या समृद्धि होगी। किसी भी राष्ट्र में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यानी कि आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जो वाणिज्यवादी युग था, इस युग में राज्य को ही सर्वोपरि सत्ता माना जाता था, यानी कि स्टेट का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था और बहुत ऊंचा स्थान था। वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि समाज की और अर्थव्यवस्था की जो सभी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में होना आवश्यक था। ये जो समय था ये साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का युग था और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध इस काल में लड़े गए। तो किसी भी राष्ट्र का युद्ध में सफलता पाने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र होना बहुत ही जरूरी था। फिर एक और चीज़, वाणिज्यवादी विचारक ये मानते थे कि विश्व में जो आर्थिक संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, तो राज्य को संरक्षणवादी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, ये वेस्ट ना हो, जो हमारे संसाधन हैं वो दूसरे देश में ना जाएं, लेकिन हम दूसरे देशों के आर्थिक संसाधन किसी प्रकार से अपने देश में संचित कर पाएं। तो ये जो 250 साल थे 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं जो शताब्दी थी इसके मध्य तक लगभग जो सभी यूरोपीय देश थे जो कि वाणिज्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया और राज्य सत्ता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। व्यवसाय कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में वाणिज्यवादियों का विचार था कि व्यापारी जो वर्ग है वह ही समाज का सर्वाधिक लाभदायी वर्ग है। जो व्यापारी थे उनको समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हासिल था। वाणिज्यवादियों के अनुसार केवल वही व्यवसाय लाभप्रद है जो कि राष्ट्र की संपदा को बढ़ाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मजदूरी तथा लगान के बारे में वाणिज्यवादियों ने क्या कहा। तो छात्रों, वाणिज्यवादी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 5 प्रमुख रूप हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, उसमें से उत्पादन पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वितरण पर जब उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा तो मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा और लगान का निर्धारण कैसे होगा, इस पर वाणिज्यवादियों के विचार बहुतायत मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो आज की इस वीडियो कक्षा में इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। हमने जो वाणिज्यवादियों के विभिन्न आर्थिक कारक या चर हैं उनके बारे में विचार बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। यदि आपको इनको और अधिक विस्तृत रूप से या विस्तार से पढ़ना है तो इस पेज पर कुछ बुक्स के नाम मैं रिकमेंड कर रही हूँ, तो आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में इन बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं।
ये डिस्कशन सुनने के लिए और स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है उसको देखने के लिए, ध्यान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ होगी, कड़ी होगी, उसमें भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इसका जो तीसरा भाग है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी उसका क्या महत्व था, इसके क्या परिणाम हुए, इसके कौन कौन से दोष या कमियां थी या इसकी क्या आलोचना है, साथ ही साथ इसका पतन किस प्रकार से और क्यों हुआ। तो ये जो लेक्चर था, ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगली वीडियो सीरीज़ में मर्केंटलिज्म जो चैप्टर है उसके थर्ड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।